स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कितनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो किस तरीके से वेरी करती हैं पीरियड और ग्रुप के अंदर। तो पहले तो डेफिनेशन अगर हम समझें तो क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से रिलेट करती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और वो रेगुलर इंटरवल पर मूव चेंज होती हैं अगर हम मूव करते हैं अक्रॉस अ पीरियड लेफ़्ट टू राइट और इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम। सो स्टूडेंट, आपको कितनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है? आपको पढ़नी है 6। एटॉमिक साइज, मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्टूडेंट, आउट ऑफ 6 आपने 3 नाइन्थ क्लास में पढ़ रखी हैं। अगर आपने वहाँ पर ध्यान से नहीं पढ़ी हैं तो हम उसको यहाँ पर दोबारा डिस्कस करेंगे, जो आपको 10th में याद रखनी है। एटॉमिक साइज, मेटेलिक करेक्टर एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर। और जो 10th में न्यू है, क्योंकि ये चैप्टर 9th के चैप्टर पीरियोडिक टेबल से रिलेट करता है, तो ये आपने 9th में नहीं पढ़ी है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्टूडेंट, हम देखेंगे कि इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, इनकी यूनिट क्या होती है और किस तरीके से वेरी करती हैं अक्रॉस मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो स्टूडेंट, पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं अपनी एटॉमिक साइज़, यानी कि एटॉमिक रेडियस। तो स्टूडेंट, इसको हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फ्लैग का डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें हमने ये 6 प्रॉपर्टी करी हैं। तो आपको ये ध्यान रखिएगा कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ कर रही हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ कर रही हैं। स्टूडेंट, इस फिगर में मैंने वो 6 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सीक्वेंस में लिख ली हैं। जैसे कि आप यहाँ देखो, पहली है एटॉमिक साइज़, तो मैंने यहाँ एटॉमिक साइज़ लिख दिया है। सेकंड मेटेलिक करेक्टर है, उसको मेंशन कर दिया है ना। फिर जो है थर्ड नॉन मेटेलिक करेक्टर, यहाँ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये, और फिफ्थ हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सिक्स्थ हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस फ्लैग को आप ध्यान रखोगे एग्ज़ाम टाइम में भी कि आप ये देख रहे हो कि जब हम यहाँ से लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो ये दो प्रॉपर्टी जो 6 में से ये दो प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही हैं, लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ कर रही हैं। जैसे यहाँ पर इसकी आप देखो हाइट ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो एटॉमिक साइज और मेटेलिक करेक्टर लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ करता है स्टूडेंट। तो अगर ये दोनों डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें नॉन मेटेलिक करेक्टर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये जो हैं लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज़ करती हैं। तो ध्यान रखोगे 6 में से 2 प्रॉपर्टी हैं जो लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ करती हैं, और बाकी रिमेनिंग जो 4 हैं जो आपने सीक्वेंस में याद करी हैं वो इंक्रीज़ करती हैं। अगर हम देखें टॉप टू बॉटम जाने पर, तो स्टूडेंट ये 4 जो हैं वो डिक्रीज़ करेंगी, तो ऑब्वियसली ये 2 जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगी, यानी कि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा लेफ़्ट टॉप टू बॉटम जाने पर, मेटल करेक्टर भी इंक्रीज़ करेगा टॉप टू बॉटम जाने पर। तो कौन सी प्रॉपर्टीज़, यानी कि थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये डिक्रीज़ करेंगी। तो स्टूडेंट, क्यों करेंगी उनका हम रीज़न समझेंगे, लेकिन एक ये माइंड मैप था कि आप ध्यान रखो कि ये, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होता है, सर 6 में से कौन सी डिक्रीज़ हो गई कौन सी इंक्रीज़ हो गई, हमको नहीं मालूम। तो इसके लिए मैंने ये एक फिगर बनाया है। आई होप आपको ये ईज़िली समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी, दैट इज़ एटॉमिक साइज़, या जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है स्टूडेंट, यानी कि ये डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर एटम की आउटरमोस्ट शेल, यानी कि वैलेंस शेल की डिस्टेंस तक। जैसे आप फिगर में देखो, अगर एटम का सेंटर है ना, आपको मालूम है कि एटम का सेंटर न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस का सेंटर है। तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर यानी कि वैलेंस शेल तक, देखो इसमें 2 शेल्स हैं, के और एल, तो एल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं, यानी कि आउटरमोस्ट शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक करोगे तो क्या इसकी ये रेडियस को डिटरमाइन कर रहा है स्टूडेंट? नहीं कर रहा। तो हमें आउटरमोस्ट शेल लेनी है। अगर थर्ड शेल होती तो हम सेंटर से थर्ड शेल तक मेज़र करते। तो यही, जैसे कि आप सर्किल पढ़ते हो मैथ्स में कि सेंटर से उसकी जो आउटर लाइनिंग तक की डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, तो यहाँ पर एटम की सेंटर से लेकर वैलेंस शेल तक की डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। अब स्टूडेंट, यहाँ पर एक और डेफिनेशन आई कि एटॉमिक रेडियस कैन बी डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द कंबाइंड टू एटम इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि जब दो एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस को हम मेज़र कर लें और उसका हाफ कर लें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोल रहे हैं और इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो वो हमारी एटॉमिक रेडियस आ जाएगी। तो स्टूडेंट, जब ये एक डेफिनेशन थी तो ये सेकंड डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि
देखो इसका रीज़न बुक में नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ऐसा होता है, एटम जो होता है वो बहुत स्मॉलेस्ट होता है। तो जब स्मॉलेस्ट है एटम, तो उसकी वैलेंस शेल्स भी जब एटम ही नहीं दिखाई दे रहा, बहुत साइज़ बहुत छोटा है, आउटर बाउंड्रीज क्लियर नहीं है, तो हम सेंटर से लेकर वैलेंस शेल की डिस्टेंस मेजर ईजिली नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट साइंटिस्ट ने क्या किया कि अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो उन्होंने क्या करा, दो होमो एटोमिक मॉलिक्यूल यानी कि दो सेम टाइप के एटम्स को कंबाइन किया और उनके दोनों न्यूक्लियस की डिस्टेंस को मेज़र करके हाफ कर दिया, तो वो कहलाएगी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो एटॉमिक रेडियस है, आप देखते हो सर्किल की आप सेंटीमीटर में मेज़र करते हो या मीटर में करते हो, क्योंकि यहाँ पर एटम बहुत छोटा है, तो इसलिए इसकी यूनिट जो होगी वो होगी एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम ए के ऊपर एक ये सर्किल सा बना देंगे छोटा सा, इसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। सो 1 एंगस्ट्रॉम कितना है स्टूडेंट, 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 1 को आप 10⁻10 से डिवाइड कर दोगे, उतना छोटा साइज़ है, उतनी छोटी एटॉमिक रेडियस है। अगर हम पिकोमीटर में करें तो आप ये दो ध्यान रखोगे, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो आप ध्यान रखोगे फिल इन द ब्लैंक्स में, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्या 10⁻⁻9 कर दो, वो नैनोमीटर होता है। 10⁻12 मीटर होता है 1 पिकोमीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। अब ये जो एटॉमिक साइज है स्टूडेंट, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स पर और न्यूक्लियर चार्ज पर। स्टूडेंट, जो भी हम 6 प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब के रीज़न आपको 2 ही बेसिस पर देना है, नंबर ऑफ शेल्स के बेसिस पर यानी कि साइज ऑफ एटम के बेसिस पर, या फिर न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पर। तो आप ध्यान रखो, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स पड़ेंगी, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, एटॉमिक साइज जो होता है स्टूडेंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ शेल्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज़ न्यूक्लियर चार्ज। एन मीन्स न्यूक्लियर एंड सी मीन्स चार्ज। तो आप ये ध्यान रखोगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी स्टूडेंट, एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, यानी कि एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी, है ना। और अगर हम बात करें, जैसे अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई कम होगी। तो स्टूडेंट चलते हैं, तो अभी अगर आता है नंबर ऑफ शेल्स, एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज द एटॉमिक साइज ऑफ एटम बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट शेल एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेज। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है स्टूडेंट, जो एटम आपको मालूम होता है पॉजिटिवली चार्ज, एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। सो न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिवली होता है, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल होता है। तो स्टूडेंट, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो होता है ड्यू टू द प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स का तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो स्टूडेंट, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज द साइज ऑफ एटम, है ना। हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम पर किस तरीके से वेरी कर रहा है, और लेफ़्ट टू राइट पर। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे मैंने ये बताया था आपको यहाँ पर इसमें, कि एटॉमिक साइज लेफ़्ट टू राइट जाने पर तो डिक्रीज़ कर रहा है, और टॉप टू बॉटम पर इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी डिक्रीज़ करेंगे तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, इंक्रीज़ करेंगी। तो स्टूडेंट देखते हैं एलिमेंट्स, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। हाइड्रोजन में 1 शेल है, लिथियम में 2 हैं, सोडियम में 3 हैं, पोटेशियम में 4 हैं, रुबिडियम में 5 है, सीजियम में 6 हैं, और फ्रेंशियम जो होता है लास्ट एलिमेंट, मैंने बताया रेडियो एक्टिव है इसलिए नहीं। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ कर रही हैं, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, इसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से यहाँ तक 4 शेल तक होगी, इसकी 5th शेल तक। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, एटॉमिक साइज यानी कि एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है ना। अगर हम बात करते हैं पीरियड के अंदर, कि अगर हम पीरियड में मूव करेंगे तो क्या होगा, तो पीरियड में आपको मालूम है नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती हैं, जैसे कि ये सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें। तो यहाँ आप देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर का मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा कि न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पर, और इसलिए क्या होगा कि वो इनवर्ड पुल फील करेंगे, यानी कि वो मतलब इनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स फील करेंगे, और वो पास आ जाएंगे किसके, न्यूक्लियस के थोड़ा सा, जिसकी वजह से क्या होगा, उनका एटॉमिक साइज डिक्रीज़ कर जाएगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं है।
तो स्टूडेंट मैं इसको आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि एक सेंटर में एक मैग्नेट रखी है और ये स्टूडेंट ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो कि दूर है और यहाँ पर हमने कॉइन्स रखे हैं आयरन के, है ना। तो स्टूडेंट ये मैंने एक मैग्नेट रखी है, एक ये कॉइन रखा है। तो स्टूडेंट ये इसको अटैक नहीं कर पा रहा, है ना। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उससे दूर रखा गया है ये। तो ऐसे ही क्या है कि जब हम न्यूक्लियस ये है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, तो वो इसको ज़्यादा अपनी तरफ अटैक नहीं कर पा रहा। अब जब एटॉमिक नंबर बढ़ा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े स्टूडेंट, तो वो वर्क करेंगे एज अ मैग्नेट। यानी कि जैसे अगर हम इस छोटी मैग्नेट की जगह बड़ी मैग्नेट लगा दें, है ना, और सेंटर में ही रखें सेम पोजीशन पर, अब क्या करेगा, ये कॉइन्स को अटैक कर लेगा क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है। तो आप चाहे एक कॉइन रखो या दो रखो, तीन रखो, 4, 5, 6, 7, 8, कितने भी कॉइन्स रखो, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हो, यानी कि मैग्नेट का साइज़ बड़ा करते जा रहे हो, तो वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो कॉइन्स हैं वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएंगे और सारे ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा है, सॉरी मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा है, वैसे ही क्या है, न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं और शेल का साइज सेम है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं रहेंगे, वो आगे नहीं जा सकते कि अच्छा अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का बढ़ गए हैं तो अब हम थर्ड शेल में चले जाएं, नहीं। तो इसलिए क्या होगा, जब प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो उनकी जो अट्रैक्टिव पावर है वो भी बढ़ जाएगी, है ना, पॉजिटिव पावर बढ़ जाएगी, तो वो नेगेटिव को अपनी तरफ अटैक कर पाएंगे, जिसकी वजह से साइज छोटा हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट ये दिखाया गया है कि ग्रुप 17 के अंदर अगर हम बात करें, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज़ इंक्रीज़ करता है। एस्टेटाइन का सबसे बड़ा साइज़ है और फ्लोरीन का सबसे छोटा है। अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट में मैंने बताया डिक्रीज़ करता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है ना। न्यूक्लियर चार्ज के देखो आप इन्वर्सली प्रश्न है ना, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज कम होगा, जैसे अभी मैंने मैग्नेट का एग्जांपल लेकर बताया। तो अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें तो लिथियम जो है वो लार्जेस्ट है, देखो आप लिथियम का बड़ा साइज़ है और फ्लोरीन का साइज़ छोटा है। ऐसे थर्ड पीरियड के अंदर स्टूडेंट सोडियम का साइज़ बड़ा होगा और क्लोरीन का साइज़ छोटा होगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा सर कि अगर हम पीरियड की बात करें तो लिथियम से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर और नियोन जो है वो लास्ट है, पर हम फ्लोरीन ही तक ही क्यों ले रहे हैं, कि फ्लोरीन को स्मॉलेस्ट क्यों बता रहे हैं? तो इसका रीज़न ये है स्टूडेंट कि क्योंकि जो नोबल गैसेस हैं, नियोन है, आर्गन है, इनकी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होती हैं। तो इनकी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होती हैं तो उसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनमें रिपल्जन होता है और वो इनवर्ट्स अटैक नहीं होते, जिसकी वजह से इनका साइज़ हेलोजन के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर कोई पूछे है कि सबसे बड़ा साइज़ क्या नोबल गैसेस का होगा, तो नहीं। तो यहाँ ये साफ है, द साइज ऑफ एटम ऑफ इनर्ट गैस आर बिगर देन हेलोजन ऑफ द सेम पीरियड, दिस इज बिकॉज द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इनर्ट गैसेस इज कंप्लीट, है ना। सो दे, ये आप लिखोगे साइज ऑफ इनर्ट गैस इज बिगर बट नॉट बिगर एज एल्कली ऑफ द सेम पीरियड। तो अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा एटम कौन होगा तो आप लिथियम ही लिखोगे, आप नियोन नहीं लिखोगे। ओनली यही क्वेश्चन आएगा कि नियोन फ्लोरीन से ही थोड़ा साइज बड़ा होता है, क्यों होता है आप लिखोगे बिकॉज देयर आउटरमोस्ट शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड। इसके बाद स्टूडेंट एक रीजनिंग क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है हमारे यहाँ पर, और दूसरा रीजनिंग क्वेश्चन आप बुक से ये देखोगे, नोट कैटाइंस आर ऑलवेज स्मॉलर, सो फिल इन द ब्लैंक्स में याद रखोगे स्मॉलर नॉट ग्रेटर, है ना, स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, यानी जिस एटम से मिलकर वो, जिस एटम से वो ओरिजिनेट हुई है उसका साइज़ जो होगा वो बड़ा होगा और कैटाइंस का साइज़ छोटा होगा। यानी कैटाइंस आपको मालूम है, जैसे सोडियम है, सो सोडियम व्हेन इट लूज इलेक्ट्रॉन इट हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन 2 8 1, व्हेन इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म 2 8, इट बिकम स्टेबल एंड फॉर्म द पॉजिटिव आइंस Na positive. So cation is formed by the loss of electron and protons are more than the electron. So जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली क्या हुए, प्रोटॉन्स बढ़ गए। जब प्रोटॉन्स बढ़ गए तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जैसे टग ऑफ वॉर होता है स्टूडेंट, वन साइड 11 सेकंड साइड 11, अब क्या हो कि वन साइड 10 रह जाए और दूसरी साइड 11 हो जाए, तो 11 साइड वाले क्या करेंगे, 10 को अपनी तरफ अटैक कर लेंगे। तो सेम साइज, सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स थे और 11 प्रोटॉन थे, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब इलेक्ट्रॉन्स तो 10 रह गए लेकिन प्रोटॉन 11 है, तो प्रोटॉन 11 क्या करेंगे, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अटैक करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो सोडियम आयन इज स्मॉलर देन द सोडियम एटम, इसका भी अगर रीज़न आएगा तो भी आप यही लिखोगे। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, उसमें हमें एक और रीजनिंग क्वेश्चन मिलेगा, एनाइंस आर लार्जर देन द पेरेंट एटम, यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज आइंस हैं वो बड़ी होती हैं एज़ कम्पेयर टू पेरेंट एटम, यानी कि Cl नेगेटिव बिगर होगी, यानी कि क्लोरीन आइन बिगर देन द क्लोरीन एटम। इसमें क्या हुआ स्टूडेंट, अब इसमें देखो
एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का 17, यानी कि प्रोटॉन भी 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है। अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, अब हो गए 18। तो अब प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन्स 18 है, क्या वो उसको अपनी तरफ इफेक्टिवली पुल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब वो पुल नहीं करेंगे तो उस पर क्या होगा, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज कम है तो लेस इनवर्ट फोर्स यानी कि पुल एक्सपीरियंस होगा, और क्या होगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है वो भी रिपेल करेगा जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी वजह से साइज बढ़ जाएगा। तो एक तो इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सन से बढ़ गया और दूसरा प्रोटॉन्स ऑलरेडी कम हो गए, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, इसलिए वो उसको अटैक नहीं कर पाएंगे, इसलिए एनाइन का साइज बिगर होगा एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम। अब आता है स्टूडेंट यहाँ पर थर्ड यानी कि नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन, और इसमें एक डेफिनेशन आप याद करोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस क्या होती हैं और उनको किस तरीके से हम अरेंज करते हैं। तो स्टूडेंट आइसो मीन्स होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो स्पीसीज़ यानी कि कोई न्यूट्रल एटम भी हो सकता है या पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस भी हो सकती है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हों, वो कहलाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब जब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हमको दी गई होंगी तो स्टूडेंट हम कैसे पता लगाएंगे कि किसका साइज़ बड़ा है और किसका साइज़ छोटा है? तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका साइज़ स्टूडेंट छोटा होगा क्योंकि उसका न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि 12 एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन 2 पॉजिटिव का मतलब 2 कम हो गए तो 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें 11 है और पॉजिटिव का मतलब एक कम हो गया है 10। फ्लोरीन का 9 होता है, एक नेगेटिव का मतलब एक उसके पास एक्स्ट्रा है तो 10 हो गए। ऑक्सीजन का 8 होता है, -2 का मतलब उसके पास 2 एक्स्ट्रा है, तो इन सब में 10 है। लेकिन अगर हम बात करें इनके साइज़ की, है ना, तो आप देखो जिसका प्रोटॉन ज़्यादा है, यानी कि प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, उसका साइज़ छोटा है ना। उसके बाद देखो प्रोटॉन्स किस में ज़्यादा हैं, सोडियम में, तो उसका साइज़ इतना है। फ्लोरीन में इसका साइज़, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर कम हो रहा है साइज़ बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट अगर आपको एग्जाम में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ अगर दी हों और उनको अरेंज करने के लिए बोला जाए तो आप ये देख लोगे जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, यानी कि एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा है उसका साइज़ छोटा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट दैट इज़ मेटेलिक करेक्टर। तो मेटेलिक करेक्टर स्टूडेंट डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ मेटल्स। तो स्टूडेंट वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आइंस बनाते हैं उनको हम बोलते हैं मेटल्स। यानी कि आपने 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा कि मेटल्स आर हार्ड, मेलिएबल, सोनोरस, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो डेफिनेशन जो थी जूनियर क्लासेस के लिए थी। यहाँ पर 10th के में अगर आप मेटल्स की डेफिनेशन को कंसिडर करोगे तो वो उसकी टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी के बेसिस पर आप डिफाइन करोगे कि कोई चीज़ मेटेलिक है या नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे ही एग्जांपल्स हैं मेटल के। तो जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आइंस बनाएगा वो उतनी ही ज़्यादा मेटेलिक कहलाता है। तो स्टूडेंट इसमें आप देखोगे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Na पॉजिटिव आइंस बनाया है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Mg2 पॉजिटिव आइंस बनाएगा। तो आपको मालूम है कि सोडियम का साइज़ बड़ा होता है विद रेस्पेक्ट टू द मैग्नीशियम और इसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये ईजिली Na पॉजिटिव बना लेगा एज़ कम्पेयर टू Mg2 पॉजिटिव। तो इन दोनों में स्टूडेंट सोडियम ज़्यादा मेटेलिक होगा। अब आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है ना, और इसके अंदर आपको मालूम है 2 ही फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता नहीं है। और जब ये हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर देता है तो उसके पास ओनली 1 प्रोटॉन ही बचता है। तो इस जो अब ये जो कैटाइन बनाएगा इलेक्ट्रॉन लूज़ करके H पॉजिटिव आइंस, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। तो H पॉजिटिव का एक और नेम होता है स्टूडेंट दैट इज़ द प्रोटॉन। अब मेटेलिक करेक्टर डिपेंड किस पर करता है, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। मैंने आपको बताया था कि जो हम 6 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम उनको डिस्कस करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। तो आप देखो मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर 2 एलिमेंट्स हैं, 2 मेटल्स हैं, अगर जिसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा वो उतनी ही ज़्यादा मेटेलिक होगा, और अगर हम बात करें कि जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वो उतना कम मेटेलिक होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। स्टूडेंट अब आते हैं यहाँ पर कि ये 2 फैक्टर मैंने आपको बता दिए, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज आप ध्यान रखोगे। एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, यानी कि जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो सोडियम 281, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और इसने अपना आटोमो शेल कंप्लीट कर लिया 28 बाई लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेटल्स जो होते हैं वो आप एक टर्म याद कर लो, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और जो कि नॉन मेटल्स होते हैं वो इसके अपोजिट होते हैं, वो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब आता है ट्रेंड कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे मैंने आपको बताया था इसमें आप देखिए कि मेटेलिक करेक्टर लेफ़्ट टू राइट अगर डिक्रीज़ कर रहा है
है ना। तो टॉप टू बॉटम क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करती हैं। इन प्रॉपर्टीज़ में मेटेलिक करेक्टर नहीं आ रहा, तो इसलिए मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़। अब यहाँ रीज़न आता है कि ये इंक्रीज़ क्यों करता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ती है स्टूडेंट, तो डिस्टेंस जो होती है वो न्यूक्लियस से वो ज़्यादा होती है और न्यूक्लियर फोर्स उस पर कम लग रहा होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना ईजी होता है। जैसे स्टूडेंट यहाँ देखिए आप ग्रुप 1 के एलिमेंट्स रखे हैं, है ना। हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीथियम, इसमें 2 शेल्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। तो यहाँ आप देखो इसमें सीथियम में जो है वो इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिथियम, तो इस पर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है, इसलिए इंटर न्यूक्लियर और हम कहें जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ नहीं हो पाएगा। और जबकि यहाँ पर डिस्टेंस भी ज़्यादा है और जो इनर शेल्स हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके न्यूक्लियर चार्ज को रोक रहे होंगे, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट रिलीज़ करना ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो जब हम टॉप टू बॉटम, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होती है और टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होती है, इसलिए मेटेलिक करेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज़ करता है। सो आपको ये ध्यान रखना है, इन ग्रुप 1 लिथियम इज़ द लीस्ट मेटेलिक, और जबकि फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होता है तो नहीं होगा। तो फ्रेंशियम के बाद कौन आता है स्टूडेंट, सीजियम। तो सीजियम मोस्ट मेटेलिक है और लिथियम लीस्ट मेटेलिक है। अब अगर हम बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड लेफ़्ट टू राइट जाने पर, तो आप देखो सेकेंड पीरियड के ये एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। जब एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस के बीच में फोर्स है वो ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ नहीं हो पाएगा। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज़ डिक्रीज़ करता है, इसलिए टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज़ करती है। तो जो मेटल्स होते हैं स्टूडेंट वो लेफ़्ट साइड पर होते हैं पीरियोडिक टेबल पर, ये भी एक क्वेश्चन आया था, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो राइट हैंड साइड पर होते हैं, और बीच में कुछ सेमी मेटल्स पड़ते हैं जिनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पीरियड 2 के अंदर सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन है, लिथियम, और सबसे ज़्यादा कम मेटेलिक कौन है, फ्लोरीन, और अगर पूछा जाए कि कोई मेटलॉइड बताइए, दैट इज़ द बोरॉन। सिमिलरली इन पीरियड 3 सोडियम से स्टार्ट होता है, तो सोडियम इज़ मोस्ट मेटेलिक होता है और एंड होता है क्लोरीन पर। जैसे यहाँ पर आप देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो ये एंड हो रहा है क्लोरीन पर, इसलिए क्लोरीन जो होगा वो लीस्ट मेटेलिक होगा। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम नॉन मेटेलिक करेक्टर, जो कि मेटेलिक करेक्टर के जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे मेटल्स की डेफिनेशन थी, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आइंस। सिमिलरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की एंड फॉर्म द नेगेटिव आइंस। यूजुअली नॉन मेटल्स हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, जबकि मेटल्स के जो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होते हैं। तो स्टूडेंट जब इनके पास 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जैसे 7 को 8 करना है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 6 को 2 करने हैं 8 करने के लिए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, और 5 को 3, सो दे कैन गेन 3, 2, 1 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। अब देखिए नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है मेटेलिक के अपोजिट होता है। मेटेलिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज़ के, नॉन मेटेलिक करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना साइज़ छोटा होगा उतनी ज़्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज के, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है उतना ही ज़्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर होता है। तो अब हम ट्रेंड पढ़ते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर स्टूडेंट डिक्रीज़ करता है, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ करता है। जब साइज़ बढ़ता है तो नॉन मेटेलिक करेक्टर कम हो जाता है। तो अगर हम बात करें ग्रुप 14 के अंदर, तो कार्बन तो नॉन मेटल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम मेटलॉइड्स हैं, और नीचे वाले एलिमेंट्स मेटल हैं। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, साइज स्टूडेंट डिक्रीज़ करता है, इसलिए नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। आपको मालूम है मेटल्स जो होते हैं वो राइट हैंड साइड होते हैं, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये मेटल्स हैं, सिलिकॉन मेटलॉइड है, एंड फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये नॉन मेटल हैं। इसके बाद स्टूडेंट आप पढ़ोगे कि नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, सो अक्रॉस अ पीरियड जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो स्टूडेंट जो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम मेटल है तो इसके बेसिक होंगे। एल्यूमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जो ऑक्साइड है Al2O3 वो एम्फोटेरिक होता है। तो आप ये ध्यान रखो कि पीरियड 3 के अंदर ऐसा एलिमेंट बताएं जिसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो, दैट इज़ एल्यूमिनियम। और अगर सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे, दैट इज़ द क्लोरीन। सो डाउन द ग्रुप जो होता है वो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज़ करता है, क्योंकि सिंपल सी बात आपको ये ध्यान रखना है, अगर बेसिक नेचर बढ़ रहा है तो उनके जो ऑक्साइड्स हैं
सॉरी मेटेलिक अगर करेक्टर बढ़ रहा है तो उनका बेसिक नेचर भी बढ़ेगा, यानी कि जो उनके ऑक्साइड्स हैं वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होंगे। और अगर जब नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है जैसे लेफ़्ट टू राइट जाने पर, तो उनका मीन्स बेसिक ऑक्साइड का नेचर डिक्रीज होगा, एसिडिक ऑक्साइड का नेचर बढ़ेगा। इसके बाद स्टूडेंट आप कवर करोगे रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी। तो आपको मालूम है कि जो मेटल इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ करेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जो नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर हम यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात करें पीरियड थर्ड के अंदर, तो सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर क्या हो रहा है, मेटल की रिएक्टिविटी लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ होता है। फिर मैग्नीशियम उससे कम रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम उससे कम है, सिलिकॉन जो कि यहाँ पर मेटलॉइड है कम। अब इसके बाद नॉन मेटल स्टार्ट हो गए। तो अगर हम बात करें फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन में, तो कौन इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करेगा, दैट इज़ क्लोरीन। तो क्या होगा कि जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे सिलिकॉन तक तो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी, और क्लोरीन से सिलिकॉन तक जाएंगे जब भी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी, यानी कि रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी यहाँ पर और फिर उसके बाद इंक्रीज़ करेगी। डाउन द ग्रुप आपको मालूम है अगर मेटेलिक ग्रुप है तो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी, और अगर नॉन मेटेलिक ग्रुप है तो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी। जैसे मैंने यहाँ ये लिया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और पूछा जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन है, तो पोटेशियम आंसर आएगा। और अगर मैंने नॉन मेटल का ग्रुप लिया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो स्टूडेंट आप देखो कि जिसका साइज़ छोटा होगा वो उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो फ्लोरीन इसमें ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसके बाद आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखने हैं, तो आपको मालूम है कि जितना साइज़ छोटा होगा उतनी ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसमें ग्रुप 1 में लिथियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, पोटेशियम का अगर हम इन 3 में कंपेरिजन करें तो कम है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर आप इससे ये पता लगा सकते हो बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। अब टॉप टू बॉटम जाने पर नॉन मेटल के में क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स बढ़ते हैं, है ना। तो ये गैस होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ये लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है। तो आपको मालूम है कि सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, गैस का कम होता है। तो इसलिए टॉप टू बॉटम जाने पर बॉइलिंग पॉइंट आप और मेल्टिंग पॉइंट आप ध्यान रखोगे इंक्रीज़ करेगा। अक्रॉस अ पीरियड लेफ़्ट टू राइट जाने पर आप देखिए यहाँ पर, तो ये पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स हैं, तो आप देख रहे हो कि लगातार ये नंबर जो है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 98, फिर ये 650, फिर 660, फिर 14, तो यहाँ तक तो बढ़ा, फिर उसके बाद क्या होने लगा, कम हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पर कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं था, तो आप इसको ध्यान नहीं रखोगे। डेंसिटी जो होती है लेफ़्ट टू राइट जाने पर, यानी कि अगर मेटल्स की बात करें तो पहले इंक्रीज़ करेगी फिर डिक्रीज़ करते होगा, तो कोई एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है, तो आप डेंसिटी ध्यान नहीं रखना। लेकिन हाँ ग्रुप इसकी आप डेंसिटी ध्यान रख लेना, क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ करती है। जैसे कि लिथियम जो होगा वो लेस डेंसर होगा, और सीजियम जो होगा वो ज़्यादा डेंसर होगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है, तो डेंसिटी मास पर डिपेंड करती है। तो अब स्टूडेंट अगर हम बात करें कि इतने में पढ़ना क्या है, तो इतने में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मेटल का ग्रुप है तो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी, नॉन मेटल का ग्रुप है तो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी, है ना। पीरियड के अंदर पहले रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी फिर इंक्रीज़ करेगी। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स के ग्रुप में तो डिक्रीज़ करेगा, लेकिन नॉन मेटल्स के ग्रुप में इंक्रीज़ करेगा, है ना। पीरियड का यहाँ पर कुछ रेगुलर ट्रेंड नहीं है, तो आप ध्यान नहीं रखोगे। फिर आप देखोगे डेंसिटी, तो डेंसिटी ग्रुप 1 में क्या होगा, जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज़ करती है। तो पूछा जाए कि ग्रुप 1 का लीस्ट आप बताइए जो कम डेंसर एलिमेंट हो, दैट इज़ द लिथियम, और ज़्यादा अगर पूछा जाएगा दैट इज़ द सीजियम।